प्यारे बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर समतल में गति के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने सदिशों का योग करना सीख लिया था। क्या सीखा था? सदिशों का योग। कि मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो सदिश हैं जो कि एक दूसरे पर कोण थीटा पर हैं। ये दोनों सदिश एक ही बिंदु पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश है उसको हम सदिश आर द्वारा निरूपित करते हैं। तो आर का परिमाण जो है, आर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव करना सीख लिया था। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर के बाद उसको आप देख लें। अब देखिए कि यदि आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है तो टेंजेंट अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा? टेंजेंट अल्फा जो है, टेंजेंट अल्फा देखिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, ये जो है हमें आर की डायरेक्शन देगा, यानी यहां से हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए सदिशों के योग के गुण पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि सदिशों को किस तरह से घटाया जाता है, और फिर सदिशों के घटाव के यानी व्यवकलन के गुण हम योग की तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सदिशों की, शून्य सदिश और एकांक सदिश। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सदिशों के योग के गुण में सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है। यदि हम ए में बी प्लस करें, चाहे इनका क्रम विपरीत कर दें यानी बी में ए प्लस करें, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गुण धर्म है ये क्या कहलाता है? सदिशों का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। क्या? क्रम विनिमय। ओके, तो हम ये कहते हैं कि सदिशों का योग जो है वो क्या है? क्रम विनिमय है, क्योंकि ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, वेक्टर मीन सदिश। ओके, इसी तरह से दूसरा जो है, यदि हम कहें कि जैसे हमारे पास एक सदिश ए है और बाकी दो सदिश हम और ले लेते हैं बी और सी। यदि बी और सी का परिणाम यदि हम ए में प्लस करें, या फिर हम क्या करें कि ए और बी का योग उसका परिणाम सी में जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस तरह से ऑपरेशन करें चाहे इस तरह से। योग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, यानी वट एवर ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग आप किस तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं योग के अंतर्गत। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि सदिशों का योग जो है शास्त्रीय है। सदिशों का योग शास्त्रीय होता है। ठीक, क्रम विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं कोमोटेटिव, और शास्त्रीय को कहते हैं एसोसिएटिव। ओके, और तीसरा है सदिशों का बंटन नियम। बंटन नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास ये दो सदिशों का योग है और इन दोनों को इकट्ठा आप किसी एक वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हैं, तो परिणाम जो है
m गुणा सदिश a प्लस m गुणा सदिश b के बराबर होता है। तो ये जो गुण है इसको हम बंटन नियम कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सदिशों का योग जो है बंटन नियम का पालन करता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सदिशों का व्यवकलन, अर्थात कि सदिशों को घटाना। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सदिश है a, ओके, और ये दूसरा सदिश है b। यदि हम a में से b घटाना चाहते हैं तो घटाने के लिए देखिए कि हमारे पास कोई अलग से अलजबरा नहीं है, हम जोड़ वाला नियम ही यूज करेंगे। तो वास्तव में क्या करते हैं कि जब a में सदिश a में से सदिश b घटाना होता है तो वास्तव में हम क्या करते हैं कि a में b का ऋणात्मक सदिश जो है वो इसमें जोड़ देते हैं। ओके, एक बार फिर से देखिए कि यदि सदिश a में से सदिश b घटाना हो तो हम क्या करते हैं कि सदिश a में से b का ऋणात्मक सदिश जो है वो जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि नियम आपके जोड़ वाले ही लगेंगे। यदि हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सदिश a है और ये सदिश b है, तो जब हमने जोड़ किया था तब क्या किया था कि a को दोबारा से ड्रा कर लिया था, b की पूंछ को उठा करके a के शीर्ष पे रख दिया था, ठीक, और फिर जोड़ में तो हमने क्या किया था कि a की पूंछ से b के शीर्ष तक हम चले थे। ओके, अब b की बजाय जो है b का ऋणात्मक क्या होता है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है वो b के बराबर ही हो लेकिन उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। ठीक, तो वास्तव में जो ये वाला सदिश मैं अभी अलग कलर से ड्रा कर रहा हूँ, ये b का ऋणात्मक होगा क्योंकि इसका जो परिमाण है वो b के बराबर है लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत है। ओके, तो यहाँ देखिए कि अगर अब a में माइनस b मैं प्लस करूँगा, a में माइनस b जोड़ूंगा तो जो परिणामी सदिश होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो ये वाला होगा। ठीक, तो ये चीज देखिए एज इट इज मैंने नोट्स में भी लिख दी है कि सदिश a में से b घटाने का अर्थ है कि सदिश a में माइनस b सदिश को जोड़ना। ओके, इसी तरह से आपने चित्र ड्रा करना है और चित्र के लिए हम लिखेंगे कि a सदिश के पूंछ और माइनस b सदिश के शीर्ष को मिलाने पर a माइनस b, a सदिश माइनस b सदिश प्राप्त हो जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सदिशों के व्यवकलन के गुणों की। जैसे हमने सदिशों के योग के गुण पढ़े थे उसी तरह से व्यवकलन के गुण पढ़ते हैं कि यदि मैं यहाँ से देखूं कि a सदिश माइनस b सदिश क्या b सदिश माइनस a सदिश के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस b सदिश तो ये है और नेचुरल सी बात है कि इसी तरह से मैं b माइनस ए अगर ड्रा करके देखूं तो ये b माइनस ए यहाँ पर तो नहीं आएगा, यानी इसके बराबर तो नहीं होगा बल्कि इससे विपरीत होगा। तो हम ये कहते हैं कि a माइनस b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। अगर ये नहीं होता तो एक सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। तो पहला जो गुण है वो हम लिखेंगे कि सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अब दूसरा गुण अगर हम देखें शास्त्रीय का, तो शास्त्रीय गुणों में क्या होता है कि हम ग्रुपिंग करते हैं कि जैसे a सदिश माइनस b सदिश माइनस c सदिश, इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ a सदिश माइनस b सदिश माइनस c सदिश। यदि मैं यहाँ से ग्रुप करूँ और यहाँ से ग्रुप करूँ तो सिंपल सी बात है कि जैसे ये माइनस वाला साइन है अंदर वाले को चेंज कर देगा, तो इसका मतलब ये दोनों परिणाम बराबर नहीं होंगे। तो
तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सदिशों का व्यवकलन शास्त्रीय नहीं होता। सदिशों का व्यवकलन शास्त्रीय नहीं होता। ओके। इसके अलावा तीसरा गुण बच जाता है सदिशों का बंटन नियम। बंटन नियम में क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एक वास्तविक संख्या है और इसको मैं अगर a माइनस बी से a सदिश माइनस बी सदिश से गुणा करता हूँ तो वास्तविक संख्या को दोनों के साथ अलग अलग भी गुणा कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सदिशों का व्यवकलन जो है वो बंटन नियम का पालन करता है। ओके। तो आप दोनों सदिशों के योग और व्यवकलन के गुणों में अंतर देख सकते हैं। सदिशों का योग तो क्या है, क्रम विनिमय भी है और शास्त्रीय का पालन भी करता है, लेकिन व्यवकलन जो है वो न तो क्रम विनिमय है न ही शास्त्रीय का पालन करता, जबकि सदिशों का योग और व्यवकलन दोनों ही बंटन नियम का पालन करते हैं। ओके। अब आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा शून्य सदिश, या जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। शून्य सदिश जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। अब सोच के देखिए कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण ही शून्य हो उसकी दिशा कौन सी होगी। तो दिशा इसकी स्वैच्छिक दिशा कहते हैं हम। इसकी दिशा आर्बिट्रेरी हम कोई भी चूज कर सकते हैं। इसकी क्या होती है, स्वैच्छिक दिशा होती है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा स्वैच्छिक यानी आर्बिट्रेरी दिशा हो, ऐसा सदिश क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश को शून्य के ऊपर इस तरह से सदिश का निशान लगा करके हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको जीरो सदिश भी आप कह सकते हैं। अब आप ये पूछोगे सर कि जब जिसका परिमाण ही नहीं होता ऐसा सदिश परिभाषित करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जहाँ पर हमें जीरो सदिश लेना होता है। जैसे कोई स्थिर वस्तु है, फिक्स है ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इसका वेग जीरो सदिश है। ठीक, वेग अगर आप काउंट करोगे तो वेग तो जीरो है, और वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर इसको जीरो सदिश, या अब आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को वर्टिकली अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे ऊपर वाले बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वस्तु का जो वेग है वो क्या होता है, जीरो सदिश होता है। ओके। और यदि एक समान चाल से, एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक, यानी जिसका वेग क्या हो, स्थिर हो, ऐसी वस्तु का त्वरण भी क्या होता है, जीरो सदिश होता है। ठीक। अब इसके अलावा यदि मान लेते हैं कि दो सदिश जो एक दूसरे के विपरीत हो, उन दोनों का योग का जो परिणामी सदिश होगा वो भी क्या होगा, जीरो सदिश होगा। तो इस तरह से आप जीरो सदिश के कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब जीरो सदिश के गुण। अब यदि मैं शून्य सदिशों के गुण की बात करूं तो यदि मैं किसी भी सदिश में जीरो सदिश ऐड कर देता हूं तो वही सदिश आपको दोबारा मिल जाएगा। यदि किसी सदिश में से जीरो सदिश घटा देता हूं तो भी आपको वही सदिश दोबारा मिल जाएगा। किसी भी वास्तविक संख्या को जीरो सदिश से गुणा करूंगा तो आपको जीरो सदिश ही मिलेगा। और यदि किसी भी सदिश को जीरो सदिश से आप गुणा करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो सदिश ही मिलेगा। ये गुणा आप किसी भी टाइप की कर सकते हो, दो तरह की गुणा होती है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये आप इसके चार
शून्य सदिश के गुण समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, दोबारा रिपीट करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अब इससे आगे आता है एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सदिश है, इस सदिश का एकांक सदिश क्या होगा? इस सदिश का एकांक सदिश भी एक सदिश ही होता है जिसका परिमाण एक इकाई होता है, एक एकांक होता है, एक यूनिट होता है, और इसकी दिशा वही होती है जो दिए हुए सदिश की होती है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी सदिश का एकांक सदिश भी एक सदिश होता है, किसी सदिश का एकांक सदिश भी एक क्या होता है? सदिश होता है, जिसका परिमाण एक होता है तथा जिसकी दिशा वही होती है जो दिए हुए सदिश की होती है, वही होती है जो दिए हुए सदिश की होती है। ओके, अब देखिए कि एकांक सदिश को जो है आप एक कैप से, जैसे सदिश ए का जो एकांक सदिश है वो इस तरह से ए के ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं, इसको ए कैप या ए हैट भी कह देते हैं, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ए कैप जो है वो किसके बराबर होता है कि किसी भी सदिश को यदि उसी सदिश के परिमाण से हम भाग दे देते हैं तो आपको एकांक सदिश मिल जाएगा। ओके, एक बार फिर से कि किसी सदिश को यदि उसके परिमाण से हम भाग दे देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एकांक सदिश मिलेगा। अब देखिए हमारे पास तीन एक्सिस हैं, पहले बता चुका हूँ मैं एक्स एक्सिस, इसको आप वाई एक्स भी ले सकते हैं, जेड एक्स भी ले सकते हैं, और ये एक्स वाई जेड एक्स। तो अब देखिए कि एक्स एक्स की दिशा में जो हम एकांक सदिश लेंगे उसको आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश लिया जाता है वो जे से डिनोट किया जाता है, और जेड एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश लिया जाता है उसको हम के से निरूपित करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, मैं आगे इसको यूज करूँगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो है सदिशों का वियोजन। तो ये सदिश वाला जो चैप्टर है जिसमें हम सदिशों का योग, व्यवकलन, वियोजन, गुणन वगैरह हम करते हैं, ये आप ये मान के चलिए कि आपकी फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। तो एक बार सदिशों का वियोजन करने के बाद हम लगभग 1 या 2 लेक्चर पूरे संख्यात्मक प्रश्नों पर लगाएंगे जो आपके नीट, आईआईटी वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी काम देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय।